संविधान का अनुच्छेद 16 जो मौलिक अधिकारों की बात करता है, या फिर 19(1), या फिर पूरा हम देखें चाहे वो अनुच्छेद 21 हो, चाहे वो 29(1) हो, सभी जगह पर बड़ा साफ है, हम फ्री हैं, हमारे पास ये हमारा अधिकार है कि हम भारत के किसी भी क्षेत्र में जाकर रोजगार करें और हमें भाषा बोलने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। बाला साहब ठाकरे थे, वास्तव में बड़ा स्पष्टवादी थे, जो कहते थे करते थे। एक बार उन्होंने भी अपनी राजनीति ऐसे, मुझे गोलगप्पे खाने पसंद है, मैंने हिंदी में गोलगप्पे कहा, आपने मराठी में पाड़ी पूरी कहा, राजस्थानी में मारवाड़ी भाषा में पतीशा कहा, फिर प्लेट आई, हमने गोलगप्पा खाया, तो क्या उस गोलगप्पे पानी पूरी या पतीसा को खाने का स्वाद बदल जाएगा कि मैंने मराठी में कहा है तो मुझे अच्छा गोलगप्पा मिलेगा? पानी पूरी वही है, पतीसा वही है, गोलगप्पा वही है, हमने केवल कम्युनिकेट किया भाषा में कि हमें ये चाहिए। तो भाषा का काम केवल संवाद का है, कम्युनिकेशन का है। याद रखिए, इस देश की कोई राष्ट्रभाषा, क्योंकि जैसे ही राष्ट्रभाषा हिंदी की बात आई, उसी समय से चाहे गोपाल अयंगर हो, ऐसे बहुत सारे लोग विरोध में खड़े हो गए। अंबेडकर साहब ने कहा था यदि किसी भाषा में राष्ट्रभाषा बनने की क्षमता है तो वो हिंदी। लेकिन ये भी कहते हैं कि मैं ये नहीं मानता कि इसे थोपा जाए, इसलिए 15 सालों तक इंग्लिश को भी हिंदी के साथ साथ आधिकारिक भाषा के रूप में बढ़ाया गया। लेकिन 15 साल के बाद इस देश की ऐसी राजनीति होनी थी, इतना तुष्टीकरण होना था कि जो लिख गया वो लिख गया, अस्थायी स्थायी हो गया और हिंदी पिछड़ती चली गई, क्योंकि वो राजनीति का विषय बन गई। पहले तमिलनाडु, फिर कर्नाटका और अब महाराष्ट्र में हिंदी भाषा के विरोध को लेकर जिस तरह वहां के स्थानीय नेता सड़कों पर उतर आए हैं, और महाराष्ट्र में तो अब ऐसी गतिविधि देखी गई जहां पर जो वहां का लोकल लीडरशिप है, वो मनसा हो या फिर उद्धव ठाकरे का ग्रुप हो, उनके नेतृत्व में नेताओं ने दुकानदारों से मराठी बोलने के कहा, और जब वो न बोल पाए तो उन्हें एब्यूज किया, बल्कि उन्हें मारा भी। वैसे तो इस देश में बड़ा दुर्भाग्य है, मुझे कहना पड़ रहा है कि उस हिंदुस्तान में खुद उद्धव ठाकरे का कमेंट है कि हम हिंदू मानते हैं, हम हिंदुस्तान मानते हैं, लेकिन हम हिंदी नहीं मानते। और यहां से ये विषय हमें ये जरूर एक सोचने को मजबूर करता है कि इस बार ऐसा क्या हुआ, आखिर ये विवाद क्यों इस समय शुरू हुआ, पहले कर्नाटका में, फिर अभी महाराष्ट्र में। और इसके अगर मूल में जाए तो अगर हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 को देखें, जो नई शिक्षा नीति 2020 लागू की गई, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक अनुशंसा की गई है ट्राई लैंग्वेज या त्रिभाषा सूत्र का। और इस त्रिभाषा सूत्र में कहा गया है, क्योंकि कई बार विरोध इसलिए भी होता है कि हम जानते ही नहीं है कि क्या कहा गया है, और केवल भड़काकर राजनीतिक स्वार्थ पूरा करने के लिए ज्यादातर उन लोगों को भड़काया जाता है जो काडर हैं, और उनके अंदर एक इनसिक्योरिटी, सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी पैदा कर दी जाती है कि अगर मराठे क्षेत्र में अगर हिंदी वाले रहेंगे तो मराठी लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, मराठी अस्मिता खतरे में है, मराठी पहचान खतरे में है। इसी तरह नम्मा कन्नड़ की बात करें, या फिर अगर तमिलनाडु में देखें तो 60 के डेकेड में ही वहां की राजनीति का सबसे लोकप्रिय एक तरह से फार्मूला हो गया हिंदी विरोध। पर यह कहां टिकता है? इस बार का जो विरोध है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, जिसमें त्रिभाषा सूत्र में कहा गया कि भाई आप, और याद रखिए ये 1 से 5 तक की कक्षा के लिए है, मतलब प्राथमिक कक्षा में, प्राथमिक 1 से 5 का बच्चा है, और उसमें साफ कहा गया कि शिक्षा जो है स्थानीय, क्षेत्रीय या मातृभाषा में दी जाए। बहुत बढ़िया बात है, एक भाषा स्थानीय होगी, रीजनल होगी। महाराष्ट्र में है मराठी पढ़िए, आप कर्नाटका में है कन्नड़ पढ़िए, और तमिलनाडु में तमिल पढ़िए। दूसरी एक विदेशी भाषा, मैं बीच में ही विदेशी ले आ रहा हूं, और इसमें खासकर इंग्लिश पढ़ी। और तीसरी कहा गया कि एक अन्य भाषा, एक अन्य भारतीय भाषा, और एक अन्य भारतीय भाषा, इसमें कहा गया कि हिंदी। ऑब्वियसली आप स्थानीय भाषा में पढ़ रहे हैं, एक भाषा हिंदी, और वैसे यह विकल्प दिया गया है अगर हिंदी नहीं तो कोई और वैकल्पिक स्थानीय भाषा को चुनिए। जैसे अगर आप
महाराष्ट्र में पढ़ रहे हैं, आपने मराठी स्थानीय भाषा लिया, इंग्लिश विदेशी लैंग्वेज ली, तो अब आप कन्नड़ ले लीजिए, तमिल ले लीजिए, तेलुगु ले लीजिए, मलयालम लीजिए, उड़िया, बांग्ला, जो भी लीजिए। तो ये एक फार्मूला बना। लेकिन इन सबके बीच महाराष्ट्र की सरकार ने कहा कि यहां पर मराठी इंग्लिश के साथ हिंदी को अनिवार्य किया जाए। और जैसे ही यह बात आई कि हिंदी को क्लास 1 से 5 तक के प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को अनिवार्य किया जाए, जिन लोगों की राजनीति पूरी तरह डूब चुकी थी, काफी विरोध था और कुछ ऐसे नेता भी थे जिनके खुद के बेटे की जमानत जब्त हो गई थी। अब उन्हें पॉपुलैरिटी, अब उन्हें राजनीति का मौका भी मिला। इसमें कोई शक नहीं है कि इस भाषाई विवाद के पीछे राजनीति भी बहुत हावी है, स्वार्थ भी बहुत हावी है। अब हिंदी की पहले हम जरा इस समझ को देखते हैं। आप सबको याद होना चाहिए कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी और त्रिभाषाई सूत्र की जो बात आई, इसकी अध्यक्षता इसरो के पूर्व चेयरमैन रहे के कस्तूरी रंगन साहब ने की। बहुत सारे एजुकेशन मॉडल को उन्होंने जांचा, परखा, विश्लेषित किया और देखा कि इन 3 भाषाओं से जब उन्होंने कनाडा और स्विट्जरलैंड जैसे देशों की एजुकेशन पॉलिसी के भी अध्ययन का समावेश किया, तो 2-3 बातें तो बड़ी क्लियर निकल कर आई। उन्होंने 3 सिद्धांत के हिसाब से, एक कहा भाषाई न्याय, दूसरा कहा सांस्कृतिक अस्मिता और तीसरा शैक्षणिक समावेशन। अब शैक्षणिक समावेशन, इन 3 फार्मूले के तहत यह कहा गया कि ऑब्वियस सी बात है, 3 भाषा की पढ़ाई अगर हम इस क्लास में दें 1 से 5 तक, तो ये बच्चों के भविष्य के लिए, बच्चों के ज्ञान के लिए अच्छी रहेगी। एक रिपोर्ट कहती है, खासकर अगर हम यूनेस्को और एनसीईआरटी दोनों के पक्ष को देखें, तो एनसीईआरटी और यूनेस्को दोनों की रिपोर्ट यह कहती है कि क्लास 1 से 5 तक के बच्चों को अगर स्थानीय भाषा में पढ़ाया जाए तो उनकी बौद्धिक क्षमता बढ़ती है, उनमें पढ़ाई की रुचि पैदा होती है, चीजों को जल्दी सीखते हैं। तो यह चीज तो तय है। और स्थानीय भाषा को लेकर इसलिए सभी तैयार हैं। और स्थानीय भाषा, मातृभाषा, याद रखिए वही देश है जहां पे अंग्रेजी में पढ़ाना श्रेष्ठता मानी जाती है। लेकिन गांवों में और क्यों ड्रॉप आउट रेट इतना रहा, क्यों बच्चे एजुकेशन से इतना नहीं जुड़ पाए? इतनी सामर्थ्य पीपीपी पर तीसरी सबसे बड़ी शक्ति, जीडीपी पर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के बावजूद एजुकेशन की स्थिति क्या है, वो हालात हमसे आपसे छुपे नहीं है। तो यहां पर हुआ ये कि स्थानीय भाषा, मातृभाषा में एजुकेशन नहीं दी गई। पिछले कुछ सालों में जरूर कोशिश की गई और न केवल मातृभाषा में, स्थानीय भाषा में एजुकेशन शुरू किया गया, बल्कि इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई भी न केवल हिंदी बल्कि स्थानीय भाषाओं में शुरू कर दी गई, जो एक बहुत ही तारीफ के काबिल है। तो स्थानीय भाषा समझ में आई। इंग्लिश की स्वीकार्यता इस देश में है ही है। बड़ा दुर्भाग्य है कि हमें कहना पड़ेगा कि आज भी भारत औपनिवेशिक मानसिकता से गुजर रहा है, क्योंकि भारत में इंग्लिश केवल भाषा नहीं है बल्कि एक तरह से सुपीरियरिटी, अपनी एक तरह से श्रेष्ठता, अपनी पर्सनालिटी को आरोपित करने का भी माध्यम है। फिर मैं यहां कह दूं, इंग्लिश जरूरी है, इंग्लिश सीखना चाहिए। अगर आप आज बाजार, वैश्वीकरण और सस्टेन करना चाहते हैं इस वर्ल्ड ऑर्डर में, नई व्यवस्था में, तो आपको अंग्रेजी अच्छी चाहिए। इसलिए विदेशी भाषा सिखाई गई। और देखिए, स्थानीयता को लेकर, स्थानीय भाषा, इंग्लिश को लेकर कोई विरोध नहीं है और यह शुरू हुआ। अब आता है तीसरी भाषा, और तीसरी भाषा के रूप में कहा गया कि आप कोई दूसरी स्थानीय भाषा, भारत की भाषा सीखिए। और उसमें जो फार्मूले या जो बात आई वो ये कि आखिर अगर हिंदी को सीखा जाए तो हिंदी को सीखने से यह होगा कि एक तरह से जो विविधता में एकता की बात है, भाई बहुत सारी भाषाएं हैं, मल्टी लिंग्विस्टिक नेशन है भारत, और किसी एक को थोपा भी नहीं जाना चाहिए, थोपा जा भी नहीं जा रहा है। ऐसे में अगर किसी भाषा में एक लिंग्वा फ्रेंका बनने का एक
पूरे देश की संपर्क भाषा बनने का अगर सामर्थ्य है तो वो हिंदी में दिखाई देता है। आप कर्नाटक में कन्नड़ ही पढ़िए, कन्नड़ बोलिए, महाराष्ट्र में मराठी बोलिए, गुजरात में गुजराती बोलिए, बंगाल में बांग्ला बोलिए, उड़ीसा में उड़िया बोलिए, मतलब जहां भी है आप जिस जगह पे हैं बोलिए। लेकिन जब बात हिंदुस्तान की होती है, बात भारत की होती है, उस रूप में अगर किसी भाषा के पास क्षमता है भाषाई संपर्क की, राष्ट्रभाषा तो भारत की कोई है ही नहीं, इसीलिए लेकिन लिंगुआ फ्रैंका संपर्क भाषा के रूप में अगर किसी में क्षमता है तो इसमें कोई शक नहीं है। चाहे आप डेटा देखें, जिस देश की पूरी आजादी की लड़ाई जिस भाषा ने लड़ी, बहुत सारे, और याद रखिए क्या गुजरात, क्या तमिलनाडु, क्या उड़ीसा, क्या बंगाल और क्या केरला, सभी जगह के विद्वानों और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने हिंदी के पक्ष में अपनी आवाज उठाई। तो यहां पर एक समस्या आती है कि ठीक है, एनईपी में आया तो हिंदी की अनिवार्यता, जैसे अभी महाराष्ट्र में जैसे ही कहा गया कि 1 से 5 तक हिंदी को अनिवार्य बना दिया जाए तीसरी भाषा के रूप में, मतलब दूसरी भारतीय भाषा के रूप में। अब समस्या है, सबसे पहले तो यह सोचना है 1 से 5 कक्षा तक है, याद रखिए ये 6 के बाद जब आप पढ़ाई की ओर, मैच्योरिटी की ओर जाते हैं तब की बात नहीं है। 1 से 5 तक इसलिए इस भाषा को 3 भाषा पढ़ाई जा रही है क्योंकि सोचा यह गया कि इससे ये वो उम्र है जो R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कहता है कि इस उम्र में बच्चे बहुत अच्छे से भाषा रटते नहीं बल्कि सीखते हैं। द बेस्ट लर्निंग पीरियड ऑफ लैंग्वेज इज इन दिस एज। अब जब इस समय सीखते हैं और जब भाषा सीखते हैं तो उनमें क्या होता है, एक सांस्कृतिक बोध आता है, एक नवाचार की बात आती है, कल्पना की बात आती है। और ऐसे में जब 1 से 5 की पढ़ाई हो रही है तो जो मैथ का ज्ञान है, जो पढ़ाना है ना, वो स्थानीय भाषा में दिया जाएगा। इंग्लिश और खासकर मान लीजिए हिंदी की बात हो रही है तो हिंदी को विषय के रूप में पढ़ाने की बजाय भाषा के रूप में पढ़ाया जाए। और भाषा के रूप में पढ़ाने का मतलब है कहानी, कविता और एक्टिंग के माध्यम से अगर उस भाषा से, उस भाषा के आप कहिए कि इतिहास से, उसके डायमेंशन, आयामों से जोड़ा जाए तो बच्चों को निसंदेह ही भाषा के प्रति आकर्षित किया जा सकता है। और 5वीं के बाद जब 6ठी में जाएं तो अब आपके ऊपर है कि आप किस भाषा का चयन करते हैं। आप इंग्लिश में पढ़ते हैं या फिर आप मराठी, कन्नड़, तमिल या फिर हिंदी में पढ़ते हैं। तो 1 से 5 तक केवल इसलिए कहा गया कि बच्चों की ये उम्र होती है। और याद रखिए, नॉर्म चॉस्की जैसे विद्वानों ने, लिंग्विस्टिक विद्वान, उन्होंने कहा इस उम्र में बहुत ज्यादा तेजी से भाषा सीखने की क्षमता होती है बच्चों में। मैं फिर कह रहा हूं, इसे विषय मत पढ़िए, इसमें वही मार्किंग सिस्टम, वही मैकालियन पद्धति लेकर आएंगे तो आप फिर निसंदेह जो विरोध हो रहा है वो काफी हद तक मुझे कहना पड़ेगा दुख के साथ कि वो सही था। भाषा संवाद का माध्यम है, भाषा संचार का माध्यम है, भाषा जोड़ने का काम करती है, भाषा कभी तोड़ने का काम करती ही नहीं है। और वो भी जिस हिंदुस्तान को अंग्रेजों से लड़कर जीतने वाली भाषा जो हिंदी है, वो कैसे तोड़ने का काम कर सकती है। अगर मान लीजिए मैं एक दुकान पर गया, मुझे गोलगप्पे खाने पसंद है, मैंने हिंदी में गोलगप्पे कहा, आपने मराठी में पाड़ी पूरी कहा, किसी ने राजस्थानी में, मारवाड़ी भाषा में पतीशा कहा, अगर वो फिर प्लेट आई, हमने गोलगप्पा खाया, तो क्या उस गोलगप्पे, पानी पूरी या पतीशा को खाने का स्वाद बदल जाएगा कि मैंने मराठी में कहा है तो मुझे अच्छा गोलगप्पा मिलेगा, अच्छा पानी पूरी मिलेगा? पानी पूरी वही है, पतीसा वही है, गोलगप्पा वही है। हमने केवल कम्युनिकेट किया भाषा में कि हमें यह चाहिए। तो भाषा का काम केवल संवाद का है, कम्युनिकेशन का है। लेकिन इसे विवाद का विषय बना दिया जाता है जब हमारी राजनीति सामने आती है। और खासकर महाराष्ट्र में इस समय चूंकि बीएमसी का चुनाव होने वाला है और जो लोग हाशिए पर हैं उन्हें यह बेहतर मुद्दा दिखती है। और हिंदी तो ऑब्वियसली इस देश में अब लगातार अपनी अस्मिता के लिए, अपनी पहचान के लिए अब संघर्ष करती दिख रही है।
इसे जबकि बताया जाता है थोपी जा रही है। अगर कहीं अनिवार्य बनाकर और जबरदस्ती की जा रही है, ऑब्वियसली ये भारत का पक्ष नहीं है। हमारे संविधान में बड़ा साफ कहा गया है, जो हमारा संघीय ढांचा है, चाहे आर्टिकल 345 हो, आर्टिकल 351 हो, और वैसे भी भाषा राज्य का विषय है, यह राज्य का निर्णय होना चाहिए। तो यहां पर जो मुद्दा है, जो विरोध होना शुरू हुआ है, सबसे पहले हमें यह जानना है, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत है। यहां पर 3 भाषा में जो एक भाषा और है, वो स्थानीय भाषा के साथ कोई भी भारत की भाषा पढ़ाया जाना है। यहां हिंदी को लाकर अनिवार्य बनाए जाने से जो विरोध हुआ, वहां पर यह कहा जा रहा है कि वो थोपी जा रही है। तो जो विषय है, जो सार था, एसेंस था इस पॉलिसी का, अब इसलिए थोपा नहीं जाना चाहिए, अनिवार्य नहीं बनाया जाना चाहिए, बल्कि स्वैच्छिक होना चाहिए। जो भी उस क्षेत्र के, उस राज्य के लोग या अभिभावक या बच्चा, जिसमें उसकी रुचि हो, जिस भाषा को पढ़ना चाहे, वो जरूर पढ़े। इससे क्या होगा, वो सही में भारत की विविधता में एकता और कल्चरल डायवर्सिटी को जान पाएगा। और जो बड़ा जरूरी है, जिस तरह आज हर बात पे विवाद हो रहा है, ऐसे में अगर हम इसी लेवल से बच्चे के अंदर हम अपनी स्थानीयता, क्षेत्रीयता, मातृभाषीयता के साथ साथ अगर इंग्लिश और साथ में एक दूसरी स्थानीय भाषा पढ़ाते हैं, और जिसमें हिंदी भी है, तो यह एक बेहतर विकल्प और फ्यूचरिस्टिक तो है ही। साथ ही साथ अगर देखें तो स्थानीय भाषा में अगर पढ़ाई होती है, क्षेत्रीय भाषा में होती है, जैसा हमने कहा कि रिपोर्ट कहती है यूनेस्को की, एनसीईआरटी की, कि बच्चों में एक आत्मविश्वास बढ़ता है, उनकी पढ़ाई में उनमें रुचि जगती है, साथ ही साथ एक सांस्कृतिक अस्मिता की बात आती है। ठीक है, ओके। लेकिन अगर हमने अन्य भाषा या हिंदी को चुना, तो हिंदी का देखिए एक फायदा और है कि अगर किसी भाषा में इस देश की लिंगुआ फ्रेंका बनने का, संपर्क भाषा बनने का समर्थ है, तो हिंदी में। अगर हम पूरे पैन इंडिया देखें तो सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है। ऐसे में हिंदी को अगर हम लेकर चलेंगे तो कई विषयों पर, खासकर जब आप प्रशासनिक कार्यों में आएंगे या किसी भी तरह एक व्यावसायिक, आर्थिक, शैक्षणिक किसी भी तरह जुड़ेंगे, तो हिंदी के कारण आपको भी मौका, आपके रोजगार का मौका, आपको भारत के जानने का मौका। आप अगर भ्रमण करते हैं और भ्रमण करने के दौरान अगर आप किसी भाषा में और खासकर हिंदी भाषा में बात करते हैं, हिंदी भाषा को समझते हैं, तो इस देश की जो सोशियो इकोनॉमिक डायनामिक्स है, उसके तहत आप सहजता प्राप्त करेंगे। और इंग्लिश, ऑब्वियस सी बात है कि ये भाई मना हो नहीं सकता, और इंग्लिश पढ़ना है, ये नहीं कि हिंदी पर इतने ठस हो जाइए, क्षेत्रीय भाषा पर इतना दृढ़ हो जाइए, इंग्लिश को इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है, ग्लोबलाइजेशन की भाषा है, मार्केट की भाषा है। अगर आपको आगे बढ़ना है, एक्सेल करना है, तो आपको इंग्लिश आनी ही चाहिए। तो वैश्विक भाषा के रूप में, कॉम्पिटेटिवनेस के रूप में, ग्लोबल रूप में आप इंग्लिश पढ़िए। नेशनल अगर हम लिंगुआ फ्रेंका के रूप में देखें तो हिंदी, और स्थानीय भाषा, क्षेत्रीयता के रूप में आप देखें तो आपकी क्षेत्रीय भाषा। इन तीनों के साथ इसीलिए यह फार्मूला बनाया गया जिसमें राष्ट्रीय एकता की बात आए, संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव आपके अंदर डेवलपमेंट हो, संज्ञानात्मक विकास हो, और तीसरा रोजगार सुरक्षा भी हो। तो इन तीनों को मिलाकर, मतलब राष्ट्रीय एकता, संज्ञानात्मक विकास और रोजगार, इन तीनों को आधार बनाकर यह फार्मूला बनाया गया। हां, एक चीज बड़ी स्पष्ट है कि क्या हिंदी थोपी जा रही है। तो जो अनिवार्य भाषा, जो फार्मूला है 3 भाषा का, उसमें कहा गया है एक क्षेत्रीय भाषा, एक इंग्लिश, और एक तीसरी भारत की कोई भी वो भाषा जो 8वीं अनुसूची, हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं, आप किसी को चुनिए, और यह विकल्प होना चाहिए। यही फ्लेक्सिबिलिटी है, यही लचीलापन है। लेकिन अगर हिंदी को अनिवार्य बनाना है, तो सबसे पहले संवाद से, सबसे पहले वहां एक कह लीजिए कि कॉन्सेंसस हो, एक समग्र पहल हो
सब लोग जब मानसिक और वैचारिक रूप से तैयार हो जाएं, सबको एक तरह से विश्वास में लेकर तब अगर हिंदी को अनिवार्य बनाया जाता तो ये ज्यादा बेटर होता। लेकिन चूंकि महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने हिंदी को अनिवार्य घोषित किया और उसके बाद जो राजनीति उभरी वो उभरनी ही थी, क्योंकि जब सेंसिटिव धर्म का मुद्दा हो, क्षेत्र का मुद्दा हो, भाषा का मुद्दा हो, ये बड़ा सेंसिटिव होता है और बड़े आराम से उन लोगों को भड़काया जा सकता है जो निसंदेह रोजगार या फिर शिक्षा को लेकर, रोजगार को लेकर, रोटी को लेकर संघर्ष कर रहे हो या उनके पीछे राजनीति हो। उनको बताया जाए कि हिंदी वाले तुम्हारी रोजी रोटी ले जा रहे हैं और ऐसे में ऑब्वियसली ये भावनात्मक मुद्दा है, तुरंत उबाल आता है खून में। उनको, उनके लोगों को राजनीतिक बड़ी ही आसानी से यूज कर लेते हैं। यूपी बिहार से बहुत मात्रा में लोग महाराष्ट्र में गए हैं। मुंबई जब देखिए तो वहां गुजरातियों का, यूपी और बिहारियों का बहुत बड़ा योगदान है। आप ये अगर बोलते हैं कि नहीं मराठी बोलिए ही, यू हैव टू कंपेल टू स्पीक, और फिर आप फिजिकल एब्यूज करते हैं तो यह संविधान का उल्लंघन है। यहां कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। याद रखिए हमारा अनुच्छेद, संविधान का अनुच्छेद 16 जो मौलिक अधिकारों की बात करता है, या फिर 19(1), या फिर पूरा हम देखें चाहे वो अनुच्छेद 21 हो, चाहे वो 29(1) हो, सभी जगह पर बड़ा साफ है, हम फ्री हैं, हमारे पास ये हमारा अधिकार है कि हम भारत के किसी भी क्षेत्र में जाकर रोजगार करें और हमें भाषा बोलने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। तो यहां तो ये बात तो समझनी होगी। आप अपील करें, हां, और यूपी बिहार गुजरात सबसे मैं अपील करूंगा कि जहां आप गए हैं वहीं पर आप रोजगार कर रहे हैं, बस रहे हैं, तो वो प्यारी भाषा है, उसको सीखने में आपका क्या जाता है? सीखनी चाहिए, लर्न करनी चाहिए। इतनी बात तो आनी ही चाहिए कि ऐसा लगे कि वही जो फ्लेक्सिबिलिटी है, यही तो हमारी ब्यूटी है कि हम हिंदी के साथ मराठी भी थोड़ा जानते हैं। अगर फिल्म देखते हैं तो आता माझी सटकली किसको नहीं पता, बच्चा बच्चा जानता है। और देखिए क्या दुर्भाग्य है, हिंदी फिल्म का सबसे बड़ा सेंटर मुंबई में है, जहां हिंदी के कारण ही बहुत बड़ी इकोनॉमी चलती हो। इस देश के युवा जहां का रोल मॉडल चुनते हैं हीरो के रूप में, और हिंदी के कारण ही वहां के लोग खाते हैं, पूरा व्यवसाय चलता हो। सोचिए वहां हिंदी वालों के साथ ऐसा व्यवहार, और ये पहली बार नहीं, क्योंकि वहां की राजनीति में मराठी अस्मिता को लेकर आगे बढ़ने की हमेशा से एक शॉर्टकट फीलिंग रही है। जब बाला साहब ठाकरे थे, वास्तव में बड़ा स्पष्टवादी थे, जो कहते थे करते थे। एक बार उनके समय उन्होंने भी अपनी राजनीति ऐसे की। 90 के डिकेड की बात है, उन्होंने इसी तरह हिंदी वासियों को परेशान करना शुरू किया क्योंकि मराठी राजनीति करनी थी। उस समय प्रधानमंत्री देश के चंद्रशेखर थे। कहा जाता है कि प्रधानमंत्री साहब ने फोन किया बाला साहब ठाकरे को और कहा, देखो मैं प्रधानमंत्री हूं भारत का, और ठीक है आप मराठी बात कीजिए, मराठी अस्मिता की बात कीजिए, लेकिन अगर जो लोग वहां गए हैं और उन्हें भाषा नहीं आती और उन्हें रोजगार वहां नहीं करने दिया जाएगा और उनके साथ हिंसा होगी, तो याद रखना मैं इस देश का प्रधानमंत्री हूं और तुम्हें पता होगा कि देश के प्रधानमंत्री होने के नाते मेरा क्या अधिकार है। बहुत कम समय में यह सारा आतंक, यह सारा जो गैर कानूनी काम है वो समेट दिया जाएगा, और कहा जाता है शाम तक जो हिंदी विरोध आंदोलन था वो समाप्त हो गया। ये जरूरी है, ये स्पष्टवादिता जरूरी है। और यहां पर एक प्रसंग आपको संविधान सभा का भी पता होना चाहिए। जब संविधान हमारा बन रहा था 1946, 1946 से लेकर 1949 तक डिबेट होते रहे। 26 नवंबर 1949 को जब हमने एडॉप्ट किया अपना कॉन्स्टिट्यूशन, उससे पहले 12 सितंबर से 14 सितंबर 1949 में 2 दिन सबसे ज्यादा अगर बात हुई लगातार तो भाषा को लेकर थी, और खासकर हिंदी की राष्ट्रभाषा हो कि नहीं। याद रखिए इस देश की कोई राष्ट्रभाषा नहीं, क्योंकि जैसे ही राष्ट्रभाषा हिंदी की बात आई उसी समय से चाहे गोपाल अयंगर हो, ऐसे बहुत सारे लोग विरोध में खड़े हो गए, और कंक्लूजन यही निकला। डॉक्टर अंबेडकर साहब, हम संविधान की बात करते हैं, डॉक्टर अंबेडकर साहब को हर ऐसी जगह पे ले आते हैं, कहते हैं नहीं ये अंबेडकर साहब का विरोध है, तो यहां क्यों नहीं लाते?
अंबेडकर साहब ने कहा था यदि किसी भाषा में राष्ट्रभाषा बनने की क्षमता है तो वो हिंदी है। लेकिन ये भी कहते हैं कि मैं ये नहीं मानता कि इसे थोपा जाए। इसलिए 15 सालों तक इंग्लिश को भी हिंदी के साथ साथ आधिकारिक भाषा के रूप में बढ़ाया गया। लेकिन 15 साल के बाद इस देश की ऐसी राजनीति होनी थी, इतना तुष्टीकरण होना था कि जो लिख गया वो लिख गया, अस्थाई स्थायी हो गया और हिंदी पिछड़ती चली गई क्योंकि वो राजनीति का विषय बन गई। और इसी बात पर डॉक्टर अंबेडकर तो यहां तक कहते हैं अगर विवाद इसी तरह चला तो बेहतर है हम संस्कृत को राष्ट्रभाषा बना दें, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि संस्कृत मूल भाषा रही है जिससे ये भाषाएं निकली हैं। आज इस देश में जब शास्त्रीय भाषाओं क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया गया, जिसमें कन्नड़ भी है, तमिल भी है और अब मराठी भी है, उनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जा चुका है। तो भारत के मन में इन भाषाओं को लेकर कितना सम्मान है वो बड़ा स्पष्ट है। हिंदी, इसमें कोई शक नहीं है, इस रूप में थोपी नहीं जानी चाहिए कि आप पढ़ें। न ही एनईपी 2020 ने ऐसा कहा है, लेकिन मेरा मानना है कि स्थानीय भाषा इंग्लिश के साथ अगर हिंदी की पढ़ाई होती है और आपकी रुचि है तो ये हमारी नेशनल इंटीग्रिटी, हमारी जो भारत की वास्तविक पहचान है और जिस हिंदुस्तान की बात सामान्यतः कही जाती है उसको ये पुष्ट करेगी, उसको ये मजबूत करेगी। पढ़िए, बड़ी प्यारी भाषा है, जो साहित्य, जो रचना, जो कल्पना, जो एक तरह से भावनात्मक ज्ञान हिंदी साहित्यकारों को पढ़कर आपको मिलेगा वो निसंदेह अन्य भाषाओं में भी है, लेकिन उससे आप भारत के बारे में बहुत कुछ जानेंगे। इसलिए इस भाषाई विवाद को मात्र, खासकर इस विषय पर जो हुआ, इसे मात्र राजनीतिक और स्वार्थी हितों का दुरुपयोग समझिए और एक तरह से डिप्राइवेशन या फिर इनसिक्योरिटी दिखाकर वहां के लोगों में हिंदी वालों के प्रति जो एक असंतोष को हिंसा में बदलने का काम किया गया है, इसे स्वीकारा नहीं जाना चाहिए।